इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और यह वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने नॉन फेरस मिनरल्स को पढ़ा था और अब हम मिनरल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एनर्जी रिसोर्सेज को इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं तो एनर्जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या, हम कहें कि उसके बिना हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ में हमारे लिए एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और एनर्जी हर एक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, एक बेसिक नीड होती है। और अगर हमें खाना पकाना हो तो एनर्जी चाहिए, हमें लाइट, अगर अपने घर में रोशनी करनी है तो हमें एनर्जी चाहिए, हीट करना है तो हमको एनर्जी चाहिए, गाड़ियाँ चलानी है तो एनर्जी चाहिए, मशीनरी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमें किसी भी तरीके का काम करना है, चाहे वो हमारा घर का काम हो या फिर किसी इंडस्ट्री का काम हो, तो एनर्जी वहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ बात आता है कि एनर्जी हम जनरेट कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, एनर्जी जो है उसको हम फ्यूल मिनरल से जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, यूरेनियम या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए, एनर्जी जो है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, दो तरीके से, जो जनरेशन के आधार पर कि किस तरीके से एनर्जी जो को हम जनरेट करते हैं उसके आधार पर दो हिस्सों में एनर्जी को बांटा गया है। पहला तो आपका कन्वेंशनल एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से जो एनर्जी आता है उस कैटेगरी में। देखिए, जो आपका कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो इंक्लूड करते हैं फायर वुड, यानी जो आपका लकड़ियां हैं, लकड़ियों को जलाकर एनर्जी हम लाते हैं वो, या फिर जो कैटल डंग केक हो गया, गाय का गोबर या फिर और भी दूसरे जानवरों के गोबर से जो हम एनर्जी खाना पकाने के लिए और भी दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया। फिर कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका हाइडल और थर्मल यहाँ पर बात की जा रही है, आपको न्यूक्लियर बात नहीं की जा रही है। तो ये सभी जो सोर्सेस हो गए ये आपके कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गए। इसके बाद आपका जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो आपका है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। तो देखिए, नॉन कन्वेंशनल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक नया तरीका है जिसके ज़रिए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फायरवुड और कैटल डंग केक की, तो ये इंडिया में जो आपका रूरल रीजन है वहाँ पर ये काफ़ी कॉमन है। वहाँ पर आप जाएंगे, अगर आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैटल डंग केक मिल जाएगा, गाय का गोबर मिल जाएगा, जिसको गोईठा कहा जाता है कुछ इलाकों में। और इसके बाद आपको फायरवुड वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो एक ऐसा इस्टीमेट है कि जो आपका रूरल हाउस हैं वहाँ पर करीब 70% घर जो हैं वो आपको यूज़ करते हैं इनको अपने एनर्जी नीड के लिए, खाना पकाने के लिए और भी दूसरे कामों के लिए। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इनका जो कंटिन्यूएशन है या फिर इनकी जो यूज़ करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो रहे हैं और इसके साथ ही जो लकड़ी है वो इतनी आसानी से अब अवेलेबल नहीं है लोगों तक। और इसके साथ ही जो डंग केक है वो उसको भी काफ़ी डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि ये आपको मैन्योर को कंज्यूम करता है, यानी कि जो गाय के गोबर हैं या फिर दूसरे जानवरों के जो आपको डंक है वो आपको मैन्योर के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं, या फिर लोग उसको यूज़ करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको भी काफ़ी डिस्करेज किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका पेट्रोलियम है उनके बारे में हम कोल, पेट्रोलियम, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है कोल। तो देखिए, कोल जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी मात्रा में हम कह सकते हैं अवेलेबल है। और ये हमारे लिए काफ़ी जो बड़ी जो ज़रूरत है एनर्जी की उसको कोल ही पूरा करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर कोल ही है जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इंडिया में, और इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही जो आपको इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर पावर सप्लाई के लिए या फिर जो डोमेस्टिक घर हैं वहाँ पर पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल के ऊपर अपनी कॉमर्शियल और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है वो सभी लोगों को चाहिए, चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोल जो है वो बहुत बड़ी संख्या में एनर्जी प्रोवाइड कर, एक भारत के एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा कोल प्रोवाइड करता है।
तो देखिए आप जैसे कि पहले ही जानते हैं कि जो कोल है वो जो प्लांट हैं, प्लांट मटेरियल या फिर जो आपका जितने भी मटेरियल हैं, लिविंग बीइंग्स हम कह सकते हैं कि वो जब डीके होते हैं काफ़ी मिलियन ईयर्स के लिए, तो उनके कंप्रेशन, उनका जो कंप्रेशन होता है उसके बाद जाकर कोल बनता है। और इसके साथ ही जो कोल है इसलिए बहुत तरीके के वैरायटी फॉर्म्स में पाया जाता है कि उनके ऊपर किस तरीके का दबाव पड़ा या फिर उनका एज कितना, यानी वो कितने सालों तक दबाव में रहे और वो कितने गहराई में दबाव पर रहे। इन सभी चीज़ों के आधार पर कई तरीके के कोल्स हमको दिखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर डिकेइंग प्लांट्स जो हैं वो अगर स्वैम्पी रीजन में यानी दलदली रीजन में हैं, तो वैसे रीजन में जो हमारा कोयला बनता है, कोल बनता है, वो आपका पीट कैटेगरी का होता है। यानी जो पीट आपका कोयला होता है वो काफ़ी लो कार्बन उसमें मौजूद होता है, काफ़ी हाई मॉइस्चर होता है और उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होता है। यानी एक तरीके का लो ग्रेड का कोल है ये। तो अगर दलदली इलाके में अगर हमारा जो डिकेइंग प्लांट्स है वो डिके हो रहे हैं, अगर वैसे ही रीजन्स में हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा कोल बनेगा वो पीट टाइप का होगा, पीट कैटेगरी का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है लिग्नाइट। तो देखिए लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड ब्राउन कोल है, यानी ये इसमें लो आपको कार्बन मौजूद होता है, इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो दूसरे कोल के मुकाबले कम होती है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। और जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व है वो आपको नयली जो आपका तमिलनाडु में है वहाँ पर मौजूद है और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे कोल जो कि ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में दबे हुए हैं, जिन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीट में मौजूद हैं, तो इस कंडीशन में जो कोल बनता है वो हमारा बिटुमिनस कोल टाइप का होता है और ये काफ़ी पॉपुलर टाइप का कोल है। हम कहें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोल यही है कॉमर्शियल यूज़ में। और इसके बाद देखिए एक वर्ड है मेटलर्जिकल कोल। तो देखिए मेटलर्जिकल कोल एक स्पेसिफिक टाइप का कोल हम कह सकते हैं कि देखिए वैसे कोल जिसमें काफ़ी कम आपको ऐश होता है, काफ़ी कम सल्फर होता है और काफ़ी कम फॉस्फोरस होता है और जिससे कि हम हाई ग्रेड कोक बना सकते हैं, वैसे कोल को हम मेटालर्जिकल कोल कहते हैं। और ये जो हमारा मेटालर्जिकल कोल होता है ये हाई ग्रेड आपका बिटुमिनस कोल होता है, यानी यही कोल है लेकिन इसमें भी हाई ग्रेड जो होगा वही आपका मेटालर्जिकल कोल होगा। इसको यूज़ किया जाता है आयरन बनाने के लिए, आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, यानी जो आपका स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और जो हाई ग्रेड आपका बिटुमिनस कोल है उसी को यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए, यानी जो आपका स्टील है और भी चीज़ों के जो इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जाता है। और देखिए एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, जो कि सबसे ज़्यादा हीट वैल्यू, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट वैल्यू मौजूद होता है। और ये हमने एक तरीके से टाइप पढ़ा कोल का जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इंडिया में अगर हम बात करें तो देखिए कोल जो है वो दो तरीके के कोल इंडिया में मौजूद हैं। तो देखिए पहला तो है वो आपका गोंडवाना टाइप का है, जो कि आज से 200 मिलियन ईयर ओल्ड है, यानी कि 200 मिलियन साल पुराना है। 200 मिलियन साल से वो जमीन के नीचे दबा हुआ है और वो फॉर्मेशन के प्रोसेस में लगा हुआ है। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका जो कि आपका 55 मिलियन ईयर्स से दबा हुआ है, जो आपका टर्शियरी डिपॉजिट है, जो कि सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स से ज़मीन के नीचे दबा हुआ है और कोल बनने के प्रोसेस में है। तो देखिए ज़्यादातर जो मेजर रिसोर्सेज है गोंडवाना कोल का, जो कि आपका मेटलर्जिकल कोल है यानी हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल आपको है, वो आपका लोकेटेड है इन रीजन्स में, जैसे कि आपका दामोदर वैली हो गया, वेस्ट बंगाल झारखंड का रीजन हो गया, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है जहां पर हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो गोदावरी है, महानदी है, सोन और वर्धा वैलीज हैं, यहाँ पर भी आपको कोल डिपोजिट्स मौजूद हैं। और जो टर्शियरी कोल है, यानी जो हमने देखा कि 55 मिलियन ईयर से ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, वो आपको जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका मेघालय हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड। इन रीजन्स में हमको टर्शियरी कोल देखने को मिलता है। इसके बाद आप आगे यहाँ पर मैप देख सकते हैं। तो देखिए मैप में कोल फील्ड कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो देखिए ये जो आपका कोल फील्ड है, ये जो कोल फील्ड है ये आपको गोंडवाना कोल फील्ड है, यानी कि गोंडवाना टाइप का यहाँ पर कोल आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आपका कोल फील्ड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये आपका टर्शियरी टाइप का है, यानी कि ये आपको 55 मिलियन ईयर से ये दबा हुआ है और यहाँ पर ये करीब 200 मिलियन ईयर से ये दबा हुआ है।
तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम हम या फिर मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है इंडिया के लिए कोल के बाद। कोल से हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम है उससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं और भी जो दूसरे तरीके की चीज़ें हैं उसमें हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। और पेट्रोलियम जो है वो हमको हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स के लिए या फिर जो मशीनरी है उनको चलाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं दूसरे तरीके के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो एक तरीके का नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करते हैं, जहां से आपका सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और दूसरे तरीके के केमिकल इंडस्ट्रीज का हम जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज के द्वारा। और देखिए ज़्यादातर जो पेट्रोलियम जो एक्यूरेंस है इंडिया में वो आपको एंटीक्लाइंस में और फॉल्ट ट्रैप्स में मौजूद हैं, जो कि टर्शियरी एज में के दौरान जो रॉक फॉर्मेशन हुआ उस दौरान बने थे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये जो हमारा एंटीक्लाइंस से और फॉल्ट ट्रैप्स होते क्या हैं। तो इनका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ और इमेज के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा एंटीक्लाइन है और ये हमारा फॉल्ट ट्रैप है। तो देखिए फॉल्ट ट्रैप यहाँ पर कई तरीके के दिखाए गए हैं, तो एक सिंपल इस इमेज को आप देखें समझने के लिए। तो देखिए एंटीक्लाइन क्या होता है। तो एंटीक्लाइन हम देखते हैं कि जब हमारा जो लेयर है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें लेयर इस तरीके का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं। और इसी के बीच में जब हमारा जो ये गैस और ऑयल जो है वो ये फंस जाता है और यहाँ से ये बाहर नहीं निकलने पाता और यहीं पर ये जमा हो जाता है, तो ये हमारा एंटीक्लाइन ट्रैप हो गया। और इसी तरीके से हमारा फॉल्ट क्या होता है आप जानते होंगे। तो देखिए फॉल्ट सिंपल वो जगह होती है जहां पर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके दो प्लेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और वहां पर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है कि एक तरफ हमारा जो प्लेट है वो ऊपर चला गया, नीचे चला गया या फिर दूसरी तरफ चला गया, और जो हमारा ये जो गैस और ऑयल है वो ट्रैप हो गया क्योंकि दूसरी तरफ से वो निकलने नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो रॉक है वो उसको रोक रहा है और ऊपर नीचे भी रॉक है। तो इस तरीके की जगह पर जब हमारा गैस और ऑयल यानी पेट्रोलियम हमारा फंस जाता है तो इसको हम फॉल्ट ट्रैप कहते हैं। तो देखिए इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि जो एंटीक्लाइन ट्रैप है वो क्या होता है और फॉल्ट ट्रैप क्या होता है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर यही बात बताई गई कि देखिए जो फोल्डिंग का रीजन है जिसमें कि आपका एंटीक्लाइंस हो या फिर डोम्स हो, तो वहाँ पर जब जो ऑयल है वो ट्रैप हो जाता है हमारे क्रेस्ट या फिर जो अपफोल्ड है उसमें, तो ये हमारा एंटीक्लाइन ट्रैप हो जाता है। एंटीक्लाइन ट्रैप जैसा कि इमेज में आपको दिखाया। और जो ऑयल बियरिंग लेयर है वो एक तरीके का पोरस लाइम स्टोन या फिर सैंड स्टोन के बीच में होता है। ये इधर उधर की बातें की गई हैं, तो सिंपली मैंने इमेज से आपको जो समझाया उसको आप याद रखें, उसको समझ कर रखें, ताकि आप एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसको लिखने पाएँ या फिर आपको जो चीज़ है वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जो पेट्रोलियम है वो आपको फॉल्ट ट्रैप्स में भी मिलते हैं, जो कि पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में मौजूद होता है। और जो गैस है वो लाइट होता है ऑयल की वजह से, इसलिए वो ऑयल से ऊपर मौजूद होता है। तो जैसा कि इमेज में मैंने दिखाया था कि जो ऑयल था वो नीचे था, उसके ऊपर गैस मौजूद था। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो आपका लाइट होता है, हल्का होता है, इस वजह से। तो देखिए इंडिया का जो 63% जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से होता है, और इसके बाद 18% गुजरात से और 16% असम से। और अगर हम मैप में देखें तो मैप में 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स दिखाए गए हैं वेस्टर्न इंडिया में। अंकलेश्वर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात का, असम जो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, और दिग्बोई, नरकटिया, मोरन हुगरीजन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है इस स्टेट में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है नेचुरल गैस। तो देखिए नेचुरल गैस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये एक तरीके का क्लीन एनर्जी रिसोर्स है और ये आपको पेट्रोलियम के साथ या फिर पेट्रोलियम के बिना भी मिलता है। और इसको यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इंडस्ट्रियल, और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। देखिए ये जो हमारा नेचुरल गैस है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है, वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी बहुत ही कम होता है। और इसलिए इसको माना जाता है कि ये हमारे आज के सेंचुरी के लिए ये हमारा
एनर्जी का सोर्स है। और देखिए जो लार्ज रिजर्व हैं नेचुरल गैस के, वो आपको काफ़ी डिस्कवर किए गए हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में। और इसके साथ ही जो वेस्ट कोस्ट है, जो रिजर्व है मुंबई हाई का, उसके आसपास के रीजन्स में भी मौजूद पाए गए हैं। और इसके साथ ही जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व पाया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखिए 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन की बात की गई है। तो देखिए ये जो गैस पाइपलाइन है, ये आपको मुंबई हाई को दूसरे जो जगह हैं जहाँ पर आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या फिर जो पावर प्रोडक्शन है या फिर इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेज हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ तक पाइप के जरिए गैस को पहुँचाया जाता है ताकि इसको यूज़ किया जा सके या फिर घरों तक पहुँचाया जा सके। और जो पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारा नेचुरल गैस है उसको यूज़ करती है। और इसके साथ ही जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको व्हीकल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये धीरे धीरे लिक्विड फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं हमारे देश में। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर ये इमेज आप देख लीजिए, तो यही इसी पाइपलाइन की यहाँ पर नीचे बात की जा रही थी। और इसी पाइपलाइन के जरिए इन रीजन्स में हमारा गैस को पहुँचाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं इसको, या फिर बहुत सारे घरों में या फिर बहुत सारे शहरों में घरों तक पहुँचाया जाता है इसी जो हमारा नेचुरल गैस है उसको इस पाइपलाइन के जरिए। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो आप सभी मानेंगे, कोई भी आदमी हो वो ये मानेगा कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे लाइफ का एक बेसिक नीड बन चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत तरीके की चीज़ों में यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, घर में फ़ैन चलाना हो या फिर किसी भी काम को करना हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बेसिक नीड हो जाती है। और एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब हमारे दुनिया में इस बात का एक सूचक बन चुका है कि जो देश ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो आज ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एक तरीके से देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लाइफ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको दो तरीके से जनरेट किया जाता है जो इस किताब में बताया गया है। देखिए पहला तो तरीका है जिसमें कि हम जो पानी है उसके ज़रिए टरबाइंस को घुमाकर जनरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है जिसमें हम फ्यूल्स के जरिए कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस को जलाकर उसके जरिए टरबाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देखिए जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सब बराबर है, लेकिन उसको जनरेशन के प्रोसेस में सिर्फ अंतर है। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया जब हम फास्ट फ्लोइंग वाटर, जैसे कि हमने नदी पर डैम बना दिया, नदी का पानी रोक दिया और उसको एक प्रेशर के जरिए हम टरबाइन घुमा रहे हैं, तो उस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसमें हम वाटर से टरबाइन को घुमाते हैं। और ये एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है। और इंडिया में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि आपका भाखड़ा नंगल हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट हो गया, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके बाद आपका दूसरा आ जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट किया जाता है कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के जरिए, यानी कि कोल को जलाकर या फिर पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस को जलाकर हम टरबाइंस को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो थर्मल पावर स्टेशन है वो नॉन रिन्यूएबल फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इंडिया में करीब 310 थर्मल पावर प्लांट्स अभी मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आपको मैप है, मैप में दिखाया गया कि कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे पास थर्मल पावर प्लांट आज मौजूद हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।